Hello students, I am नीरज सैनी, केमिस्ट्री टीचर एट competition.com। आप लोगों ने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे दिए होंगे या कुछ स्टेट बोर्ड्स में 10th के एग्ज़ाम बचे हुए हैं। CBSE का भी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होना बाकी है। एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, बट 11th क्लास में आपको क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपने डिसाइड ज़रूर कर लिया होगा। या तो आप साइंस लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब आप सब्जेक्ट चूज़ करने की सोच रहे हैं। जो स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट लेगा उसके सामने फिर दो रास्ते बनते हैं कि या तो साइंस बायो लेगा या साइंस मैथमेटिक्स लेगा। जो अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना चाहता है वो साइंस ऑब्वियसली साइंस बायो लेगा, और जो अपना करियर टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में बनाना चाहता है वो साइंस मैथ्स ले लेगा। इंडिया के मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए बायो वाला स्टूडेंट्स जो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू मेडिकल कॉलेज या उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं उनकी में एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेगा। और जो साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या तो वो NITs में या IITs में या IIITs में या और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी करने के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स के थ्रू उनमें एंटर करने की कोशिश करेगा। उन एग्ज़ाम्स में से JEE मेन एंड JEE एडवांस भी शामिल है। अब JEE मेन की प्रिपरेशन करने वाला, JEE एडवांस के प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट ज़्यादातर केस में 11th क्लास में, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स तो 9th क्लास में भी डिसाइड कर लेते हैं और प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, बट अभी भी इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं कि मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या कोई पर्टिकुलर ब्रांच लेनी है उसके लिए अभी से तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि JEE मेन और JEE एडवांस का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इंडिया के मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से ये माना जाता है, और इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत से स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अब साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स को 11th क्लास में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसे एक अच्छा रेपुटेड कॉलेज मिले, अच्छे IITs NITs में उनका सिलेक्शन हो, तो किन पॉइंट्स को उनको ध्यान देना चाहिए, उन बातों पे थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा। और जो मेन जो उद्देश्य है मेरा इस वीडियो को बनाने का कि YouTube चैनल से किस सीक्वेंस में आपको फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चाहिए, उनके चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, उसको यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम बात करते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखें। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम किस तरह से डिफरेंट होता है 10th के एग्ज़ाम से, या 9th-10th में, या अभी तक आप जो स्टडी करते आए हैं, स्कूल में जो एग्ज़ाम आप दे रहे थे, या 11th and 12th में भी बोर्ड के एग्ज़ाम जो आप देंगे, उनसे किस तरीके से कंपटीशन एग्ज़ाम डिफरेंट होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है कि कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं हमने उनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बुक्स में से ही होते हैं, जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से होते हैं। बुक्स की लाइन में से बाल की खाल नहीं निकाली जाती है। बिल्कुल आपकी मतलब आपने क्या नॉलेज गेन किया है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना होता है। बट कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बुक्स की लाइंस में से जो अर्थ निकल रहा है और उस अर्थ की गहराई से क्या दूसरा अर्थ निकलता है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इन क्वेश्चंस के थ्रू वो आपकी मेंटल एबिलिटी को, IQ को, एनालिटिकल स्किल्स को और क्वेश्चंस करने के लॉजिक को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो 10th क्लास में अभी तक जो पढ़ रहे थे वो काफ़ी कुछ अलग था, लेकिन कंपटीशन में पढ़ाई करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 10th में मेरिट में थे, और IIT की प्रिपरेशन के लिए जब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की तो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी कम मार्क्स उनके आते थे, क्योंकि उनका उस तरह का एप्टीट्यूड डेवलप करने में उनको काफ़ी टाइम लगा। कहने का मतलब केवल एक सिंपल इंफॉर्मेशन गेन करना ही, केवल सब्जेक्ट को पी जाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। उसको समझना, समझने के साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना ये भी ज़रूरी है।
ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंट है। मैं इन्हीं एक एक दो दो पॉइंट्स को बोलता जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। कब से हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? वैसे तो मैंने बताया कि आजकल तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस से भी स्टार्ट कर देते हैं। जिन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, वो 7th क्लास से 8th क्लास से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि बहुत से टॉपर भी 11th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे, उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, उतनी ही ज़्यादा टेस्ट दे पाओगे, उतनी की एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को सफिशिएंट टाइम होगा। तो शुरुआत जल्दी से जल्दी करें। IIT JEE का पेपर टफेस्ट पेपर्स में से एक माना जाता है और इसकी स्टडी सिस्टमैटिक ढंग से ही होनी चाहिए। इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ पॉइंट्स का मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले है थ्योरी कंटेंट, कि आपने जो स्टडी की है, जो आपने थ्योरी पढ़ी है, वो IIT JEE के पेपर से मिलती जुलती होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा भी ना पढ़ा हो या ऐसा कंटेंट आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए जो बहुत इजी लेवल का हो, बहुत खुशनुमा करने वाला पेपर हो, स्टडी का मटेरियल हो। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत टफ पेपर है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। ना तो वैसे क्वेश्चंस, वैसे कॉन्सेप्ट IIT JEE में कभी पूछे गए थे, ना पूछे जाएंगे, ऐसा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सबसे पहले आप लोगों को ऐसा थ्योरी मटेरियल कंटेंट सेलेक्ट करना होगा जो कि IIT JEE के पेपर के रिलेवेंट हो। एक अच्छे कोचिंग में, रेपुटेड कोचिंग में इस तरह का ही कंटेंट डेवलप किया जाता है जो कि IIT JEE के पेपर के लगभग समान सा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक सा। उसके बाद है आपने जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी की है, क्योंकि केवल थ्योरी के लेक्चर्स देख लेने से वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता है जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तब आपको थ्योरी के उस कॉन्सेप्ट के भेद समझ में आने लगते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से कहना, इसका अर्थ, इसका मतलब ये था, जो कि आपको समझ में तो आ गया था, लेकिन क्वेश्चंस करने के बाद में अच्छी तरह से समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उन प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रैक्टिस किए उनकी एनालिसिस होनी चाहिए, और जो आपने पढ़ा है उसकी एंड में टेस्टिंग भी करना ज़रूरी है कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। पेपर देने के बाद उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, आपने किस तरह की मिस्टेक्स की है उन पेपर्स में। जब तक आप ये पहचान नहीं पाओगे कि पेपर्स में मिस्टेक्स किस तरह की होती है, तब तक आप अपनी रैंक को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो 11th क्लास के स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके IIT JEE की मेन की प्रिपरेशन के लिए, एडवांस की प्रिपरेशन के लिए वो काफ़ी घातक होती हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस की कमी होती है। प्रैक्टिस की कमी होने के कारण वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो वीक रह जाता है। और क्वेश्चंस तो मैंने कहा ना, हर लेवल के अच्छी तरह से क्वेश्चंस, बाल की खाल निकाल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स n नंबर ऑफ सोर्सेज को फॉलो करते हैं, मतलब किसी अपने सीनियर ने बता दिया, किसी भैया ने बता दिया कि नहीं यार ये बुक नहीं, वो बुक अच्छी है, तो वो बुक भी खरीद लाए। फिर एक मतलब आपने डिफरेंट टाइप की बुक्स खरीद रखी है, मटेरियल आपने सजा के रख रखा है, लेकिन पढ़ा ढंग से किसी को भी नहीं। किसी एक को पकड़ो और उसे कंप्लीट करो स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको टारगेट मिल जाएगा। वो कहा जाता है ना कि एक पूजे सब मिले, सब पूजे सब जाए। कुछ स्टूडेंट्स स्कूल और कोचिंग के बीच का जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं, उसके लिए काफ़ी कमियां होती हैं। उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। स्कूल और कोचिंग में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करो। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, उसका कंटेंट डिफरेंट नहीं होता है। सीक्वेंस चैप्टर्स का डिफरेंट हो सकता है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि स्कूल में और कोचिंग में जो पढ़ाया गया है उसमें सामंजस्य बैठ जाए, उसका मैनेजमेंट करने की कोशिश करें।
11th क्लास में स्टूडेंट्स और भी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे थ्योरी तो खूब पढ़ते हैं, टेस्ट नहीं देते। जैसे मैंने अभी बताया, टेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। आप इंडिया के इतने स्टूडेंट्स में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं या कहाँ स्टैंड लेते हैं आपका, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या आर्ग्यू देते हैं कि सर हमारा तो वहाँ तक का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम तो पीछे चल रहे हैं, उतना चैप्टर, ये 5 चैप्टर तो मेरे पढ़े हुए ही नहीं है, जब पढ़े हुए नहीं है तो मेरे तो नंबर भी नहीं आएंगे। अरे जितना पढ़ा हुआ है उनमें से कितने नंबर ला सकते हो, इसके लिए टेस्ट दो। टेस्ट के समय जो आपका ब्रेन जिस तरह से एक्टिव होता है, उतना एक्टिव घर पे क्वेश्चंस करते टाइम नहीं होता है, इसलिए उस एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए टेस्ट दो। मिस्टेक ये भी करते हैं स्टूडेंट्स कि जो टेस्ट दिया है या जो क्वेश्चंस घर पे किए हैं उनकी एनालिसिस नहीं की है कि किस तरह की मिस्टेक्स वो करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है या कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, इस तरह की एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ जो ऐप है, कंपटीशन की ऐप है, उसमें स्टूडेंट्स टेस्ट की एनालिसिस कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस को उसने गलत कर दिया है, जिसको कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने सही कर दिया था, कितने टफ क्वेश्चंस को उसने सही किया है। इस तरह की एनालिसिस भी स्टूडेंट्स को मिल जाती है। वैसे ये एनालिसिस स्टूडेंट्स को करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहिए, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर कोई स्टूडेंट टीचर की प्रेजेंस में ही अच्छे पढ़ाई कर पाता है या जब तक वो 4 स्टूडेंट से बात ना कर ले तब तक उसे समझ में नहीं आता है, या फिर उन कई स्टूडेंट का कहना होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इसलिए हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को ही पसंद करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी करनी चाहिए। बट जो स्टूडेंट को अपने टारगेट क्लियर हैं, जिसे पता है कि हाँ मुझे ये कंटेंट यहाँ मिलेगा, इस लेवल का मिलेगा, इस तरह का कंटेंट पे विश्वास है, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाई कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम बचा सकता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का टाइम कम खर्च होगा, वो उस टाइम का फ़ायदा उठा सकता है। कंपैरेटिवली कम फीस में भी कोई स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट भी गेन कर सकता है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में। इसी लाइन में हमारा जो YouTube चैनल है मोहित त्यागी नाम से, उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के तीनों सब्जेक्ट की बिल्कुल सीक्वेंस में सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट आप लोगों को दिखाई देगा। उन चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में आप पढ़ना चाहिए उसके बारे में सुनिए। सीक्वेंस का काफ़ी इम्पॉर्टेंस रहता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, एक ही चैप्टर को कई टीचर कई तरीके से पढ़ा सकते हैं। NCERT में कुछ अलग तरीके से लिखा हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ा दें तो उस कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि वो चीज़ पहले ही डिटेल में बताई जा चुकी है। या कोई कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, उस कॉन्सेप्ट को अगर पहली बार पढ़ाया जाए तो उसे इंट्रोड्यूस करना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों की ये जो YouTube चैनल है उसमें हम लोगों ने किस तरीके से सीक्वेंस का फॉलो किया है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल सेम यही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जैसे केमिस्ट्री में मैं बात करूं, इसमें मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको अलग अलग ना करके एक साथ किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए उसकी मैं बात करूंगा। फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। कुछ चैप्टर ऐसे भी आपको दिखाई देंगे जो कि NCERT में तो नहीं है, जैसे बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बट हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट पहले ही बता देना चाहिए, उनका यूज़ आने वाले चैप्टर्स में होगा तो स्टूडेंट्स को वो चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। इसलिए हो सकता है आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स आप लोगों को बीच में दिखाई दें। मैंने इसमें इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे एक साथ बताया, इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो बॉन्डिंग में आते हैं। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बॉन्डिंग के बाद ही पढ़नी है। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन,
थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, आयोनिक इक्विलिब्रियम, देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, हाइड्रोकार्बन्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बोरोन एंड कार्बन फैमिली है केवल उतना ही अभी पढ़ना है 11th क्लास के लिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और सबसे आखिरी में है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फिजिक्स के लिए जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए वो इस तरीके से है कि मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें जो फिजिक्स में जो भी मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जितना यूज फिजिक्स में होते हैं वो बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव एंड सरफेस टेंशन। ठीक है। ये फिजिक्स के लिए जो सीक्वेंस है जो कि आपको पढ़ना चाहिए उस प्लेलिस्ट से वो है। नेक्स्ट मैथ्स में आपको इन चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। फर्स्ट है सेट्स, सेकंड है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सर्किल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कॉनिक सेक्शन एंड स्टैटिक्स। ठीक है। इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा। जो स्टूडेंट्स एक स्टडी को बिल्कुल सिस्टमैटिक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे टाइम पर होमवर्क मिल जाए, आज के दिन मुझे क्या पढ़ना है और आज के दिन मुझे कितना होमवर्क करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मेरा इस कॉन्सेप्ट में जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड टेस्ट कब होगा, वो टेस्ट की एनालिसिस मिले, मुझे उसके सॉल्यूशंस मिले, इस तरह की स्टडी को फॉलो करना चाहता है तो 11th क्लास के लिए प्रथम 3 नाम से एक बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट होगा 28 अप्रैल 2022 से, और ये जनवरी 2023 के आसपास से जनवरी एंड के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर लगभग 400 लेक्चर्स के आसपास आप लोगों को मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुल मिला के आप लोगों को मिलेंगे। इसकी फीस है 26,400। इसकी जो क्लास फ्रिक्वेंसी होगी वो 4 डे पर वीक होगी। वीक में 4 दिन आप लोगों को क्लासेस मिलेगी और 1 दिन में आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट की क्लास होगी, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे ही वीक में 4 दिन मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड तो ये हमारी वेबसाइट्स हैं competition.com एंड कॉम्पिटिशन डिजिटल। अगर आप टेलीफोनिक सपोर्ट चाहते हैं तो इन नंबर्स पर भी फ़ोन करके इस कोर्स से रिलेटेड, इस बैच से रिलेटेड सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर है 7410900901 या 1 की जगह 6, 7 और 8 भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 नंबर हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर फ़ोन करेंगे तो आपको बैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। वैसे ये वीडियो मेनली यूट्यूब चैनल पर किस तरीके से आप लोग क्वालिटी एंड कंप्लीट कंटेंट पढ़ सकते हैं उसके लिए सीक्वेंस बताने के लिए आप लोगों को बताया गया है। आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट विशेज़।